नानाजी देशमुख ग्रंथालय में श्रद्धेय सप्रे जी की उपस्थिति में आप सबसे बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बहुत अभिनव यहाँ हमारे नानाजी देशमुख ग्रंथालय में लगातार स्वाध्याय चलते और हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि सप्रे जी ने हमें आपसे सब लोगों से बात करने का अवसर प्रदान किया। कृतज्ञता तो हम ज्ञापित करते हैं। मूल रूप से राष्ट्र निर्माण के लिए हम सबका संगठन, वैसे तो हम पूरी दुनिया में सबसे सौभाग्यशाली लोगों में से हैं कि हमारे कोई पूर्व जन्म के संचित कर्मों का सुफल है कि जो हमने भारत में जन्म लिया है। विलक्षण इतिहास हमारे हिंदुस्तान का है और हमारे यहाँ तो ये मान्यता है कि प्रकृति हम सब का भविष्य तय करके और जन्म स्थान तय करती है, और इसलिए हम आज हिंदुस्तान में आए हैं। अन्य प्राणियों की तुलना में हमारा धर्म और ट्रैक अलग है। प्रभु ने अन्य प्राणियों की तुलना में हमें विवेक दिया है। हम सामाजिक जीवधारी हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य है, हमारे यहाँ पुरातन में मान्यता है, पूर्व कर्मों को यदि संशोधित करना है, प्रक्षालित करना है, तो उसके लिए ये मनुष्य जन्म ही है। हम सामाजिक जीवन में हैं। समाज में हम कैसे जिएं, जीवन का उद्देश्य क्या हो, संपूर्ण समाज में हमारा ये दायित्व है कि सारे लोगों को जीने के लिए व्यवस्थित रचना और उस रचना के लिए हमारा दायित्व बोध, इसके लिए ये आपस में संगठन की जरूरत पड़ती है। कोई कहते हैं कलयुग में एक आदमी कुछ कर नहीं सकता, समूह की ताकत के द्वारा ही ये सामाजिक रचनाओं का युगों से प्रयास चला आ रहा है। हमारे जीवन के उद्देश्य की सार्थकता यही है कि हम अपने जीवन के एक एक क्षण का उपयोग समाज के लिए, राष्ट्र के लिए ठीक ढंग से कर पाएं। इसके लिए कभी लोकमान्य तिलक ने कहा है कि जो व्यक्ति समाज का कार्य करता हो उसे राम नाम का जाप करने की आवश्यकता नहीं है, उसका मोक्ष सुनिश्चित है। कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि जैसा व्यवहार हम अपेक्षित करते हैं वैसा व्यवहार हम दूसरों से करें। इस एक वाक्य में संपूर्ण समाज जीवन की रचना और व्यवस्था चल सकती है। बिना उद्देश्य के जीवन निरर्थक है। कभी विवेकानंद जी ने कहा कि जितने उद्दाम वेग की धारा होगी उसमें उतनी ज़्यादा भंवरें पैदा होंगी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि एक आदमी का एक संप्रदाय
तो भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस वर्तुल को ये एहसास होना चाहिए कि हम मूल धारा के अंग हैं। हम जिस वार्ड में रहते हैं वो नगर में है, नगर जिले में है, जिला प्रांत में है, प्रांत देश में है। यदि देश सुरक्षित है तो हमारा घर सुरक्षित है। ये मूल आधार है संगठन का, और इस सब के लिए जरूरी है कि हम कहाँ जन्मे हैं। शायद है दुनिया में ये अवधारणा, यदि अपन कहें कि मूल रूप से जो राष्ट्रीयता का प्रदर्शन है वो केवल एक वाक्य में पूरा हो जाता है, वो है भारत माता की जय। यह अवधारणा दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। हमारे लिए भारतवर्ष कोई केवल भूभाग का हिस्सा नहीं है, केवल जड़ नहीं है, केवल सीमाएं नहीं है। ये जीवित जागृत राष्ट्र पुरुष है, और उसमें निवास करने वाले सारे मनुष्य जो है वो नारायण है और हमारे बांधव हैं। और इन सब की हित रक्षा, ये सब मिलकर के समान रूप से न्याय पाकर के स्वराज्य का आनंद लें, स्वातंत्र का आनंद लें, इसके लिए सारी समाज व्यवस्था है। विश्व में शायद कोई धर्म ऐसा नहीं होगा जितना हमारे यहाँ विचार हुआ है। धर्म की जय हो, ये धार्मिक स्लोगन है। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यह अवधारणा दुनिया के किसी विचार में नहीं है। हमारी व्यवस्था सारी दुनिया को समाज व्यवस्था दे सकती है। ये प्राण केवल और केवल हमारे सनातन में, और इसी भाव को लेकर के राजनीतिक क्षेत्र में चेतना की आवश्यकता है, संगठन की आवश्यकता है। इसके लिए संगठन, यह हमारी भारत माता है, इसमें हम बसते हैं, हमारे जैसे सारे मनुष्य बसते हैं। उन सब के कल्याण के लिए एक आदर्श व्यवस्था जिसमें सबको जीने का अधिकार है। जो पंडित जी ने कहा कि जैसी अपेक्षा हम करते हैं ऐसा व्यवहार दूसरे से करें, इतने में सारी व्यवस्था चल जाएगी। और इसी को लेकर के समय समय पर हमें भी अनुभव आया। अपने स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक कालखंड ऐसा आया जिसे वर्तमान पीढ़ी ठीक से अभी जानती नहीं है। इसे और लोगों को बताने की ज़रूरत है कि सत्ताधारी लोग और एक आदमी जब नीचे गिरता है तो कहाँ तक गिरता है। वो कालखंड है आपातकाल का। किस ताकत के साथ हमारी स्वतंत्रता स्थापित हुई, इस संदर्भ में भी मतवाद है कि जो हमारी पूर्ववर्ती व्यवस्था ने जो लोगों को इतिहास पढ़ाया, आज हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं। यदि उस इतिहास को ठीक से पढ़ाया गया होता कि आज हम जिस स्वातंत्र सुख का आनंद ले रहे हैं उसके पीछे कितनी बड़ी श्रृंखला बलिदानों की है। उसे बाद में ऐसा अधिरोपित किया गया कि ये एक परिवार, एक खानदान की देन है, और इसलिए हमने इस आज़ादी को थाली में रखे हुए भोजन के समान जो हमें निःशुल्क मिल गया है उस तरह से बर्ताव किया। और आज की जो समस्याएं हैं, आज के जो चैलेंजेस हैं, वो इसलिए खड़े हुए। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि केवल अपने लिए जीना, इसको हमारे यहाँ पशुता कहते हैं। वो कालखंड अपन इनकी मनोवृत्ति को समझने के लिए आपातकाल का कालखंड समझ सकते हैं। आपातकाल में एक पूरे देश में आक्रोश था
गुजरात में भ्रष्टाचार के लिए नौजवान आंदोलित थे। नौजवानों के छात्रावासों से उठ कर के खड़े होने के कारण वहाँ सारा भ्रष्टाचार समाप्त हुआ और चिमन भाई की सरकार गिर गई। पूरे देश में से के नौजवानों में एक आक्रोश व्याप्त हुआ। उस समय इतनी जड़ता व्याप्त हो गई थी पूरे हिंदुस्तान में। भ्रष्टाचार और केवल अपने लिए तंत्र का उपयोग करना, किसी भी सीमा तक जाकर के भ्रष्टाचार करके उसका केवल आनंद हम और हमारे परिवार, खानदान, कुछ लोगों के लिए ये सीमित हो गया। देश की जवानी में एक आक्रोश था, पूरे देश में आंदोलन हुआ। जयप्रकाश जी के मूवमेंट के पहले हम लोगों ने सोचा था इसको कि ये देश में जवानों में आक्रोश है। हम लोगों ने एक सिंपोजियम किया करेली में, छोटे स्थान पे। ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जितने भी थे यूनिवर्सिटीज़ के, माननीय जेटली जी भी आए थे, उसमें दीगर विचार के लोग भी आए थे। विषय था सामाजिक क्रांति और युवा आक्रोश, और 2 दिन तक चर्चा। देश में आक्रोश व्याप्त है, और व्याप्त है तो इसमें परिवर्तन की क्या संभावना है? क्या इसमें कोई सामाजिक परिवर्तन होगा? ये 71-72 की बात है। बहुत तेजी से बिहार में यह आंदोलन उठा और देश के पूरे हिंदुस्तान में प्रतिष्ठित लोकतंत्र के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और विचारक, उनकी प्रतिष्ठा देश में तत्कालीन हुक्मरानों से कोई कम न थी। ऐसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कि नौजवानों का ये आंदोलन भटक ना जाए, स्वतः स्फूर्त होकर के उसकी अगुवाई करने का निर्णय लिया। और हम लोगों ने जो विचार किया था उसमें वो बात सन्निहित थी कि सरकारें बदलने से कुछ नहीं होगा, व्यवस्थाओं में परिवर्तन की आवश्यकता है। और उन्होंने नारा दिया संपूर्ण क्रांति का। समता मूलक समाज, जो पंडित दीनदयाल जी की अवधारणा थी कि ये देश दुनिया के सामने कभी अग्रपंक्ति में खड़ा हो ही नहीं सकता जब तक कि इस समाज में सबसे नीचे, सबसे दबा कुचला आदमी जब तक बराबर की पंक्ति में खड़ा नहीं होता, ये दुनिया के राजनीतिक मंच पे हिंदुस्तान खड़ा नहीं हो सकता। लगभग वो ही बात जो है वो जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के, और कभी इस देश में एक किताब लिखी मधु दंडवते ने, गांधी लोहिया विद दीनदयाल, कि ये समान धर्मीन के विचार जो है समाज के लिए ही ईमानदारी से। तो संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में हम सब लोग शामिल हो गए। मुझे मध्य प्रदेश के छात्र युवा संघर्ष वाहिनी, 2 संगठन बने, सारे दलों को मिला करके धीरे धीरे इसका व्याप बहुत बढ़ गया और 2 संगठन बने। एक संघर्ष समिति जिसमें वरिष्ठ लोग थे, सर्वोदयी लोग थे, सब दलों के लोग थे, और अन्य सामाजिक संगठनों के लोग भी थे। एक दल बना अपने नौजवानों का, वो छात्र युवा संघर्ष वाहिनी। उसमें छात्र संघ के सारे प्रतिनिधि जो यूनिवर्सिटीज़ के प्रतिनिधि थे, ऐसे छात्र नेता, उसमें मैं सह संयोजक था। अद्भुत जीवन में ऐसा वो फिर उसके बाद अनुभव किया नहीं। आखिरी में पूर्णाहुति उसकी के पटना में तो बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुआ, और आपके दिल्ली में इतनी बड़ी तादाद में लोग। इसी बीच 17 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। 12 जून को 12 जून को फैसला है। 17 जून है शायद। बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया इसमें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाद में आया कि श्रीमती गांधी पार्लियामेंट में भाग तो ले सकती हैं लेकिन वोट नहीं कर सकती।
तब इस देश ने देखा कि एक आदमी की सत्ता बेवासा कितने लोगों को नीचे तक गिरा सकती है। अंग्रेज़ों का एहसास हम लोगों ने आपातकाल में किया। 25 जून 1975 मध्य रात्रि, सवेरे जब लोग उठे, अखबार बंद थे, अखबारों की लाइट कट चुकी थी। कुछ अखबार निकले तो उसमें संपादकीय में प्रश्न चिन्ह बना था। सारे देश में आपातकाल लागू, सारी संवैधानिक जो व्यवस्थाएं थीं वो ध्वस्त। एक कांस्टेबल चाहे तो किसी को गोली मार दे, उसके जांच के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। जुडिशरी खत्म, कोई अपील, वकील, दलील, दरखास्त, कोर्ट की कोई भूमिका नहीं। मीडिया के ऊपर पूरा शिकंजा, पूरे देश को कारागार बना दिया। एक रात में देश भर के सारे मूर्धन्य नेताओं को, जिसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, अन्य सारे नेता, सर्वोदय के सारे नेता, संघ के सारे नेता, इन सब को उठा करके एक रात में बंद कर दिया। पूरा देश कारागार बन गया। कांग्रेस के भी लोग इसमें थे, आनंद मार्ग के भी लोग थे इसमें। सारे पक्ष में जो भी चेतना थी, जो आंदोलन कर सकते थे, उन सब को उठा करके बंद कर दिया। संविधान समाप्त। इमरजेंसी लगाने के लिए जो मानदंड है, वो आधे से अधिक स्टेट जब अपना नोट भेजें, वहाँ का चीफ सेक्रेटरी को लेके कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, सामान्य ढंग से प्रशासन नहीं संभाला जा सकता, जब आधे से अधिक प्रांत ये नोट भेज दें तो केंद्र की कैबिनेट सर्वानुमति से प्रस्ताव पारित करके और राष्ट्रपति को भेजेगी। राष्ट्रपति उचित समझेंगे तो उसको आंतरिक इमरजेंसी घोषित करेंगे। कहीं कोई नोट आया नहीं, कहीं कोई कैबिनेट की बैठक हुई नहीं। बाद में सुनते हैं कि सबके हस्ताक्षर किए। कुलदीप नैयर के एक आर्टिकल में अभी पढ़ा कि कोई रिकॉर्ड ही अभी आज की तारीख में नहीं है हिंदुस्तान के पास कि इमरजेंसी कब, किसके आदेश से, कैसे लगाई गई, उसके रिकॉर्ड कहाँ हैं। एक शाह कमीशन बना, शाह कमीशन ने इसकी पूरी जांच की सांगोपांग, और उनने कहा कि ये रिकॉर्ड हमने अभिलेखागार में मैंने पता किया, अभी कोई रिकॉर्ड वहाँ नहीं है। इमरजेंसी का कोई नामो निशान, किस तरह का अत्याचार हुआ। 1,40,000 तो रिकॉर्ड पे मीसा DIR के लोग, 250 पत्रकार, 22 पत्रकार रिस्ट्रिक्टेड थे, उसमें ये मार्क टुली भी थे। इन लोगों को बंधन था, ममानियत थी कि ये आ नहीं सकते देश में। और इतना ही नहीं तो बड़ी बेशर्मी के साथ श्रीमती गांधी तो चाहती थी कि ये जुडिशरी खत्म कर दी जाए, लेकिन सिद्धार्थ शंकर रे ने कहा कि इससे बवाल मच जाएगा पूरी दुनिया में, आप चिंता मत करो, आपके पक्ष में फैसला हो जाएगा। रिस्ट्रोस्पेक्टिव, भूतलक्षी प्रभाव से कानूनों में संशोधन और जो भ्रष्टाचार के आरोप थे उसके लिए कानून शिथिल करके सुप्रीम कोर्ट के, वो जुडिशरी भी देखी है देश ने, आज जो बात करते हैं, 3-3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुपरसीड करके अपने मत का जज, उसको बाद में फिर कोई राजनीतिक पद पर भी आसीन किया गया, उसको बिठाल करके अपने हक में निर्णय लिया गया। ये देश ने देखा है। पूरे दुनिया में प्रेशर बना। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से लेकर के मानवाधिकार आयोग जो दुनिया का था वहाँ पे, और देश के भीतर भी अकुलाहट और फिर विरोध की घटनाएं यदा कदा सब शुरू हो गई थी। और आज हम कह सकते हैं कि उस समय ये संगठन का परिणाम था कि ये फिर से लोकशाही स्थापित हुई। इसलिए संगठन जरूरी है, राष्ट्र के लिए जरूरी है। धन्य है वो लोग, ये इनकी भी श्रेणी कोई भगत सिंह से कम नहीं है
कि इमरजेंसी में 6 माह से लोग बंद थे, जिनके भविष्य का कुछ पता नहीं था कि कब छूटेंगे नहीं छूटेंगे। 20 साल का आदमी तो सोचता है कि भाई हमें इतने समय में छूटना, 7 साल वाला सोचता है तो जेल में बड़े मज़े से समय काटते थे, निशान बना देते थे, 1 माह हो गया और छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन इमरजेंसी में जो लोग बंद थे उन्हें मालूम नहीं कि कब छूटेंगे। 100 लोगों की तो मध्य प्रदेश में कैजुअलिटी हुई, जिसमें हजमत वारसी भी है। पूरे देश में तो हजारों की तादाद में लोग दवाई के अभाव में और अत्याचार में जेल के भीतर ख़त्म हो गए। ये नई पीढ़ी को मालूम नहीं। तब एक संगठन खड़ा हुआ। ये आधार है संगठन का। काय के लिए? स्वातंत्र के लिए। डीएनए इस देश के डीएनए में स्वातंत्र है। आप जितना भी सिंहावलोकन करें पूरे इतिहास का, यदा कदा कुछ समय के लिए लोग पराधीन कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान को पराधीन हर समय के लिए नहीं रखा जा सकता। हमारा विजातीय गुण है स्वातंत्र। और ये भी माने ये भी स्वातंत्र के लिए शायद दुनिया में ये कभी कोई नारा लगा हो जो हमारी आध्यात्मिकता ने, लोकमान्य तिलक ने जो नारा दिया, फ्रीडम इज द सॉन्ग ऑफ द सोल। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, आत्मा का नाद है। पूरे दुनिया के इतिहास पढ़ना के साथ स्वातंत्र के लिए इतनी गहरी बात, इतनी सनातन शाश्वत बात स्वातंत्र के लिए कहीं कोई ये बात कही गई है। एक संगठन खड़ा हुआ, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कि जिन्होंने 6 माह के बाद फिर रचना की और आंदोलन किया। हमारे नौजवान मित्रों ने, ये सबसे अभिनंदनीय लोग हैं इमरजेंसी के, कि 6 माह के बाद आंदोलन करके जेल गए। उसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी, माननीय शिवराज सिंह जी भी हैं। उस समय शायद 13-14 के रहे होंगे, 16 के थे। इस उम्र के लोगों ने अगुवाई की, आंदोलन शुरू हुए और उस समय के सीआईडी ने कहा कि चुनाव करा लें तो फिर से सरकार बन जाएगी। चुनाव हुए और इस देश ने देखा कि तानाशाही, शायद इस देश में कभी कोई प्रधानमंत्री चुनाव हारा हो, श्रीमती गांधी चुनाव हारी। और तब जाकर के अब संगठन की आवश्यकता इसके लिए कि हमारा ये जो विजातीय गुण है स्वातंत्र का, स्वराज्य का, इसके लिए इसलिए कहा गया है पार्टी विद डिफरेंस। इतने गहराई से संगठन उसके उद्देश्यों के संबंध में शायद किसी और ने सोचा होगा जो अभी भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि भारत माता, ये देश के लिए जो अवधारणा है वो और कोई राजनीतिक दलों में इस बात का विचार नहीं है। और इसके लिए संगठन समाज के लिए संगठन, हमारे जीवन का कुछ ना कुछ हिस्सा। ये देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसके लिए हमें अपने जीवन में से, अपने नियमानुसार धंधा करते हुए कुछ समय बचा करके संगठन के लिए, इस संगठन के लिए इसलिए ज़रूरी है कि ये हमारा स्वातंत्र फिर कभी बाधित ना हो, हमारी ये समाज व्यवस्था ठीक से चलती रहे इसके लिए। और हमारे यहाँ कहा गया है, देखो संगठन में आदमी आता तो है अपने दोस्ती यारी से, फिर हम सब मिल करके उसे अपने विचार में ढालते हैं। अपने ऐसे ही आपके विचार विमर्श में, गोष्ठियों में, ऐसे उद्बोधनों में हम ले जा करके उन्हें वैचारिक रूप से तैयार करते हैं। और हमारे यहाँ जो सबसे अच्छी बात कही गई संगठन के लिए, वो कही गई है कि संगठन कुशलता के साथ, पुराना छूटे नहीं, वो नया जुड़ता चला जाए।
पुराने का मान सम्मान। जाना है, सबके पिताजी गए, हमें भी जाना है। पिताजी को भी ये दिमाग में बहुत ठीक रखने की ज़रूरत है कि हम शाश्वत रूप से इस घर के मालिक नहीं हैं। उन्हें अपने सामने संस्कारित करके अपने बच्चे को, और फिर जो चाबी के लायक हो जाए उसको चाबी समय पे देना चाहिए। और पुत्र को भी मानना चाहिए कि हमें इस बीज को इस वृक्ष के रूप में स्थापित करने में इस परिवार के मुखिया का क्या योगदान है, इस संगठन का क्या योगदान है। ये मूल अवधारणा यदि बनी रही तो फिर कोई गड़बड़ी, और हम लक्ष्य की तरफ बराबर पहुँचेंगे, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। सीएम साहब का टाइम मिला है 1:30 बजे। हो गया बहुत